सही है। आज है जी। अच्छा कासिम, ये जो इस तरह नोट्स वाला फॉर्मेट है वो सही है? या स्लाइड्स ठीक थी आपके लिहाज से? अभी ये चल अभी ये चल रहा है वेल एंड गुड। मैं तो ये बोलता था कि डायरेक्टली मतलब चीज़ें उधर से कोडिंग के थ्रू क्लियर हो, उधर से ज़्यादा लॉजिक बनता है ना हम्म। एज़ कंपेयर इधर से अगर देखा जाए। चलो क्योंकि आहिस्ता ज़ाहिर-सी आहिस्ता। बात हाँ हाँ बोलो। ज़ाहिर-सी बात है, मतलब ये चीज़ें हमने उस तरह भी करनी है, मतलब कोड के थ्रू, मतलब जिस तरह डायरेक्टली पता लग जाए कि हाँ, ये हाँ चीज़ ये होती है, इस तरह। बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल आता है। बाकी ज़ाहिर-सी बात है, आपको जो पसंद है वो भी मुझे तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। नहीं, मेरी पसंद की बात नहीं है, जो आपको इजी लगे मैं उस लिए करूँगा। आपको स्लाइड्स इजी लगती हैं, ये इजी लगता है या डायरेक्टली इजी लगता है, आप उस लिए करो। मैं बोलता हूँ डायरेक्टली इस मतलब जिस तरह की लिस्ट है, लिस्ट क्या होती है? मतलब वो उधर उसके डायरेक्ट वीएस कोड के ऊपर हम कर ले, चलो लिस्ट ये ठीक है, होती फिर है, हम डायरेक्टली इसके स्टार्ट फिर करते हैं। इतने थ्योरी पढ़ना फिर आपका काम है, सही है? हाँ, इसके इतने मेथड हैं, मतलब वो सीएमडी से हो जाता है ना अगर कोई चीज़ मतलब रिक्वायर हो सच्ची बताऊँ तो वो मुझे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा। अच्छा वही लगता है, मतलब डायरेक्टली करो। मुझे बेस्ट लगता है वो, बेस्ट इस वजह से लगता है ना कि आप साथ-साथ कोड कर रहे हो तो साथ-साथ आप बता रहे होते हो कि हाँ ये चीज़ें हमने इसलिए लगाई है और ये चीज़ से हमारे पास ये होता है, और मतलब रियल एप्लीकेशन के लिहाज से देखा जाए तो फलाँ जगह पे यूज़ होता है बस। सही। चलो अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। वीएस कोड मैंने पहले से ओपन किया हुआ है, वो तरीका मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि कैसे हमने जो है ना वो सर्वर स्टार्ट करना है। इसको यहाँ से करते हैं बंद और सबसे सही पहले सही हम पढ़ते हैं लिस्ट। रन div npm रन div। जी। मैंने बोला सर्वर के ऊपर जाने के लिए npm रन div या 0 दबा के हाँ जी, एग्जैक्टली। तो लिस्ट हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जब एरे के अंदर ना मल्टीपल डाटा आइटम्स होते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, तो उसको हम रिएक्ट के अंदर लिस्ट के थ्रू जो है ना वो रेंडर करते हैं। अब ये चीज़ हम कुछ आज मेरे हाथ से दूसरी तीसरी दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो इसका आइडिया आपको पता होगा। ऑलरेडी ये भी पता होगा कि हम इसके लिए यूज़ क्या करते हैं। तो हम लोग यूज़ करते हैं मैप का फंक्शन। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग की एक कोई एरे बना लेता हूँ जिसके अंदर हम डिफरेंट फ्रूट्स के जो है ना वो नेम्स लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एप्पल, मैंगो, फिर आ गया जी हमारे पास बनाना और ऑरेंज। ऑरेंज का महीना नहीं है वैसे, लेकिन चलो लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई एक एरे फ्रूट्स की। अब मैंने इसके अंदर से जो है ना मैं चाहता हूँ कि मैं इसके जितने भी आइटम्स हैं इसको जो है ना एक लिस्ट बनाऊँ और उसके अंदर मैं इसको डिस्प्ले करवाऊँ। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? अच्छा, ये मैंने गलती यहाँ पर ये कर ली कि जावास्क्रिप्ट जो आपने लिखनी है ना लॉजिक, वो आपने रिटर्न की स्टेटमेंट से ऊपर लिखनी है। इस तरीके से रिटर्न के अंदर सिर्फ जो है वो आप अपनी HTML रिटर्न करोगे, और इसके अंदर अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे तो वो आप करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना लेता हूँ और उस डिव के अंदर सबसे पहले एक हेडिंग दे देता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्रूट्स। और उसके नीचे मैं एक यूएल लगाता हूँ, क्योंकि लिस्ट जो है वो हमारी या तो अनऑर्डर्ड होती है या तो ऑर्डर्ड होती है। तो मैं अनऑर्डर्ड एक लिस्ट लगाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई आइटम नहीं है कि जिसको हम ऑर्डरली उसको देखें। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बेस्ट है यहाँ पर। अब मैंने इसके अंदर लिखनी है जावास्क्रिप्ट की कोई लॉजिक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लगाऊंगा कर्ली ब्रेसिस और यहाँ पर जो हमारे पास एरे का नेम है, जैसे कि मेरे पास फ्रूट्स है, इसके ऊपर लगाऊंगा डॉट मैप का मेथड। अब ये चीज़ जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ी थी कि इंडिविजुअली जब हमने एरे के एलिमेंट्स के ऊपर आइटरेट करना होता है, इसके अंदर हम कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं। तो वो हम लोग किसके थ्रू करते हैं? मैप के मेथड के थ्रू। तो ये एरे का हमारे पास मेथड होता है फ्रूट्स डॉट मैप। देन इसका जो है वो पैरेंथेसिस लगेंगी। अब इसके अंदर जो है ना मैं दो पैरामीटर्स पास करूंगा और एक कॉल बैक फंक्शन जो है वो पास करूंगा। पैरामीटर्स मेरे पास क्या होंगे? सबसे पहले तो हमारे पास जो ये एलिमेंट हैं इसके अंदर आइटम्स हैं एरे के अंदर, वो पास करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्रूट।
अब इसके अंदर और इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये फ्रूट्स एरे है। इसके साथ आप देख सकते हो मैंने नेम में एस भी लिखा है, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे फ्रूट्स के आइटम्स, और ये एक इंडिविजुअल फ्रूट है, तो इसको इसलिए मैंने एस के बगैर लिखा है। नेक्स्ट मैं इसके अंदर दूंगा इंडेक्स। इंडेक्स देना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे पास डॉट मैप के अंदर जो है ना वो हम उसी कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स के साथ जो एलिमेंट है वही डिस्प्ले करें। अगर हम इस एरे के अंदर कोई चेंज लाते हैं, तो अगर हम यहाँ पर इंडेक्स को नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो ये पूरी की पूरी लिस्ट है वो रिएक्ट को रेंडर करने पड़ेगी दोबारा से। लेकिन रिएक्ट का ये तो मकसद ही नहीं है। रिएक्ट क्या करता है कि सिर्फ उसी आइटम को या उसी चीज़ को अपडेट करता है जिसकी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स ही देंगे, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट में से अगर मैंने बनाना के अंदर चेंज करना होगा तो पूरी लिस्ट जो है वो दोबारा से री रेंडर हो जाएगी, तो इससे हमारे पास फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर इंडेक्स देना ज़रूरी है ताकि हम इस इंडेक्स के थ्रू इसी जो एलिमेंट है इसी को अपडेट करें, हम लोगों को बाकियों को छेड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो पैरेंथेसिस के अंदर मैंने एक फ्रूट का आइटम दे दिया और एक इंडेक्स दे दिया। अब इसमें मैं लगाऊंगा कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शन, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट का आइटम बनाऊंगा li के टैग के थ्रू, और इसकी की के अंदर जो है वो मैं इंडेक्स जो है वो पास कर दूंगा। अब ऐसे असूलन होना तो ये चाहिए कि हम लोग यहाँ पर कस्टम जो है ना वो इसकी कोई इंडेक्स बनाए, आईडी बनाए, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करें। लेकिन जब वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल ना हो तो ऑब्वियसली ये एरे है और इसकी कोई ना कोई इंडेक्स होगी, तो हम लोग इसकी जो है वो इंडेक्स को इस तरीके से की के अंदर पास कर देंगे। और लिस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या पास कर देंगे, अपना फ्रूट। फ्रूट हम कैसे पास करेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर फ्रूट लिख देंगे। अब अगर मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में वापस चला जाऊँ तो हमारे पास फ्रूट्स आने चाहिए थे जो कि नहीं आए, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आया। ठीक है, हमारे पास कोई एरर नहीं आया, यानी हमारे पास यहाँ पर कोई इशू है। यूएल लगा दिया, फ्रूट्स डॉट मैप का मेथड लग गया, इसके अंदर फ्रूट पास हो गया, इंडेक्स पास कर दिया, एरो फंक्शन लगाया। अच्छा, यहाँ पर जो मिस्टेक हमने की है ना वो ये की है, हमने यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाई हैं मैप के मेथड के अंदर, जबकि हमें यहाँ पर लगानी थी पैरेंथेसिस। तो आपने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगानी है, यहाँ पर आपने करली ब्रैकेट्स जो है ना वो नहीं लगानी। अब इस ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास अगर हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिटर्न कर देगा। अगर हम लोग यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाएंगे तो इसके साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न की स्टेटमेंट भी लगाने पड़ेगी। यानी यहाँ पर मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि अगर ये कर्ली ब्रैकेट्स होती तो मुझे यहाँ पर रिटर्न की स्टेटमेंट भी लगाने पड़ती। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट रिटर्न। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली मेरे पास इसके अंदर जो भी चीज़ है वो रिटर्न हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको इम्प्लिसिट रिटर्न करूँगा। यानी यहाँ पर मैं लगा दूंगा ये राउंड ब्रैकेट्स। मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ से भी इसको जो है वो रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं इसको अगर सेव करके अपने ब्राउज़र के अंदर आऊँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है वो लिस्ट यहाँ पर रेंडर हो गई है। एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज मेरे पास यहाँ पर आ गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो इम्प्लिसिट रिटर्निंग यानी ऑटोमेटिक रिटर्निंग जो है वो यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको हमने रिटर्न भी करना होता है, क्योंकि ये फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर जो भी ये चीज़ है उसको हमने रिटर्न करना है। यहाँ पर जो भी HTML लिखेंगे तो यहाँ पर भी इसके इस मेथड के अंदर हमें इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट रिटर्निंग जो है वो यूज़ करनी होती है। अगर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा लेता तो यहाँ पर रिटर्न की स्टेटमेंट भी मुझे लगानी पड़ती है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लिसिट रिटर्निंग यूज़ की है, तो हमारे पास लिस्ट जो है वो रेंडर हो गई है। तो डॉट मैप का मेथड क्या करता है, बेसिकली वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर इटरेट करके हमारे पास जो है वो डाटा डिस्प्ले करवा देता है।
देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर कीज़ हैं। अब ये जो की हमने इसके अंदर दी हुई है लिस्ट के अंदर, इससे बेसिकली रिएक्ट क्या करता है, इसको हेल्प होती है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा आइटम जो है वो हमने ऐड किया है या चेंज किया है या रिमूव किया है। यानी इस एरे के अंदर ये जितने भी आइटम्स हैं इनकी कोई इंडेक्स है, यानी इनकी कोई की है। तो जब हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे या इसको चेंज करेंगे, तो हमारे पास की बेसिकली क्या करेगी, उससे हमारे पास रिएक्ट को हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में कि किस एलिमेंट के अंदर जो है वो चेंज आई है या कौन सा न्यू एलिमेंट हमने ऐड किया या कौन सा एलिमेंट जो है वो हमने रिमूव किया है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर जो है वो कीज़ यूज़ करते हैं। अगर हम लोग कीज़ यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि अगर हम किसी एक चीज़ के अंदर भी यहाँ पर चेंज लाएंगे या यहाँ पर जो है वो एलिमेंट कोई ऐड करेंगे नया या कोई रिमूव करेंगे, तो पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो री रेंडर हो जाएगी हमारे पास, जिससे हमारे पास ऑब्वियसली परफॉर्मेंस, नेटवर्क रिसोर्सेज जो है वो लगेंगे और इसका फिर फ़ायदा भी नहीं होगा करने का। फिर रिएक्ट का मकसद ही क्या है, क्योंकि रिएक्ट तो वही करता है ना, अपडेट उसको करता है जिसकी ज़रूरत होती है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर की जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अभी तो चूँकि हम लोगों ने यहाँ पर इंडेक्स यूज़ किया जिसके अंदर ऑटोमेटिक हमारे पास जो है वो की आ जाती है। अभी हम एक ऐसा आइटम बनाते हैं, ऐसी कोई एरे बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग की जो है वो खुद से दे रहे हैं, कस्टम जो है वो की बना रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स की एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसकी जो है वो बनाता हूँ एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टोर करता हूँ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट में मेरे पास यहाँ पर एक आईडी आ जाएगी, आईडी में दे दूंगा 1 और स्टूडेंट का नेम मैं दे दूंगा यहाँ पर फहद। नेक्स्ट अब मुझे अगला ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा जिसकी आईडी मेरे पास 2 हो जाएगी और नेम हो जाएगा कासिम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर जो है वो एक और आईडी लगा लेता हूँ, 3 आईडी दे देता हूँ और इसका नेम मैं दे दूंगा यहाँ पर अली। तो ये हमारे पास एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टूडेंट्स की बन गई, जिसके अंदर हम लोगों ने कस्टम आईडी जो है वो दे दिया 1, 2 और 3। अब मैं अपनी इसी को दोबारा से कॉपी कर लूँगा और यहाँ नीचे पेस्ट करके इसको कर दूंगा कमेंट आउट। आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि जब आप रिएक्ट के रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर कोई चीज़ कमेंट करेंगे तो वहाँ पर भी यहाँ इस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर जिस तरह हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी आपने कर्ली ब्रेसेस लगाने होंगे। खैर ये जब आप की के थ्रू करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऐड अप हो जाएंगे, आपको मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। H2 में मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है वो स्टूडेंट्स की एरे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ लिख दूंगा स्टूडेंट, जो कि हमारे पास एक इंडिविजुअल स्टूडेंट होगा। अब चूंकि मैं कस्टम आईडी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर इंडेक्स पास करने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स मैं तब यूज़ करता जब मेरे पास यहाँ पर कस्टम आईडी ना होती, तो मुझे इस एरे की जो है वो इंडेक्स को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इंडेक्स यहाँ से कर दूंगा रिमूव। और की के अंदर बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसी स्टूडेंट के जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मैं इसकी आईडी को भी जो है वो एक्सेस कर लूँगा। यानी मैं इसकी की में इसकी आईडी जो है वो पास कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट डॉट, जब मैं यहाँ पर डॉट करूँगा तो मेरे पास ये 2 सजेशंस आ जाएंगी, आईडी या नेम। तो मैं की को क्या चीज़ यूज़ करूँगा, आईडी को एज अ की यूज़ करूँगा। और यहाँ पर जो है वो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल डालूंगा, यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट नेम और यहाँ पर डॉलर साइन के अंदर मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, स्टूडेंट डॉट और यहाँ से उसका नेम लिख लूँगा। फ्रूट्स को मैं कर दूँगा रिमूव। अब अगर मैं इसको सेव करके चेक करूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर जिस तरह पहले हमने फ्रूट्स को देखा था इसी तरीके से हमारे पास स्टूडेंट भी आ गए हैं। स्टूडेंट नेम फहद, स्टूडेंट नेम कासिम, स्टूडेंट नेम जो है वो अली। यहाँ पर मैं इसकी आईडी भी जो है वो डिस्प्ले कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आईडी यहाँ की में पास कर दी तो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। स्टूडेंट नेम हो गया हमारे पास, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी भी जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बी आर का टैग लगा लूँगा ताकि ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए।
अच्छा, इस तरीके से बी आर नहीं लग सकता यहाँ। चलो खैर, इसको छोड़ो फिलहाल बी आर लगाने को। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट की आईडी आ गई, स्टूडेंट का जो है वो नेम भी आ गया। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है वो चीज़ों को मैप के थ्रू डिस्प्ले करवाते हैं। खैर यहाँ पर हम लोग कीज़ देख रहे थे, तो की में हमने क्या किया, अपनी यहाँ पर कस्टम हमने जो की बनाई थी वो हमने यहाँ पर आईडी जो है वो पास कर दी। और इसमें हमने ये चीज़ भी नोटिस की कि हम लोगों को यहाँ पर पैरामीटर्स में इंडेक्स अलहदा से देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हम लोग यहाँ पर की खुद से जनरेट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास कीज़। और जब हमारे पास यूनिक और स्टेबल कोई आईडी मौजूद हो जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर बनाई है, तो हम लोगों को इंडेक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स आप लोग बहुत रेयर केसेस में तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास इस तरीके से जो है वो की अवेलेबल नहीं होगी। अगर आप की यूज़ नहीं करेंगे तो ये दोबारा से पूरी लिस्ट को री रेंडर करेगा, जिसका फ़ायदा नहीं है। देन हमारे पास आ जाती है कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशनल रेंडरिंग का पहले भी हम लोग देख चुके हैं, लेकिन आज हम 3 तरीक़ों से कंडीशनल रेंडरिंग देखेंगे। पहले हमने सिर्फ एक तरीके से देखी थी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कुछ यूआई के एलिमेंट्स दिखाना चाहते हैं कुछ डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर, तो वो हम लोग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इज़ लॉग्ड इन, और इसको सेट कर देते हैं फॉल्स। अब मैं रिटर्न की स्टेटमेंट के अंदर आता हूँ और यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ इफ़ इज़ लॉग्ड इन। अगर तो ये ट्रू है तो क्या रिटर्न कर दो, H2 में रिटर्न कर दो वेलकम बैक। एल्स हमारे पास क्या कर दो, एक मिनट। यार ये एरर क्यों दे रहा है?
fruits is not defined, ये एरर क्यों आ रहा है हमारे पास? For some reason ये यहाँ पर अच्छा, तो यहाँ पर हमने कंडीशनल रेंडरिंग जो है वो इफ एल्स के थ्रू देखी। पहले मैं उसको फंक्शन से करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसमें कोई इशू आ रहा था, इसलिए अब मैंने यहाँ सिंपल सा कर लिया है। क्या किया, इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाई। यहाँ पर हम लोग जो है वो चेक कर रहे हैं कंडीशन के अगर ये फॉल्स है या ट्रू है। तो पहले हमने फॉल्स पे करके देखा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लीज़ लॉगिन। अगर हम अपने डिस्प्ले पे जाएं तो यहाँ क्या दिखा रहा है, ये प्लीज़ लॉगिन। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ट्रू की कंडीशन पे ये कुछ और दिखाए, तो यहाँ पर ट्रू में हमने क्या लिखा हुआ है, वेलकम बैक। मैं अगर इसको ट्रू कर दूँ यहाँ से, तो अब हमारे पास ये क्या दिखाएगा, वेलकम बैक। तो एक कंडीशनल रेंडरिंग जो है हमारे पास एक इस तरह की जो है वो हो गई है इफ एल्स के थ्रू। नेक्स्ट जो हमने देखी थी वो थी टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू, जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन मार्क और वो इस तरह लगा के करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर अपने कोड के अंदर आ जाएं और यहाँ पर हम एक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन लिखें, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक पी का टैग लगाता हूँ, और उस पी के टैग के अंदर लिखता हूँ यूज़र इज़, और अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ अपना कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर मैं चेक करता हूँ कंडीशन इज़ लॉग्ड इन, हमारे पास ये वेरिएबल है, क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर तो ये लॉग्ड इन है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लॉग इन, वरना क्या कर दे, इज़ नॉट लॉग्ड इन। अभी हमारे पास इसकी वैल्यू ट्रू है, तो हमारे पास आ जाना चाहिए यूज़र इज़ लॉग्ड इन, यानी यूज़र अभी लॉग इन हुआ हुआ है। यहाँ पर मैंने टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू कंडीशनल रेंडरिंग की। अगर मैं इसको कर दूँ फॉल्स, तो अब ये आ जाएगा इज़ नॉट लॉग्ड इन। तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर वाली हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल होती है जब हम लोगों ने यहाँ पर वन लाइनर में कोड लिखना होता है। यानी यहाँ पर मैं कोई कंपोनेंट भी जो है वो डिस्प्ले करवा सकता हूँ किसी कंडीशन की बेस के ऊपर। अगर लॉगिन नहीं है यूज़र, तो मैं यहाँ पर एक ऐसा कंपोनेंट या पेज बना लूँ जिसके अंदर लॉगिन साइनअप वाला पेज आ जाए, और यहाँ पर मैं दूसरा कोई और पेज डिस्प्ले करवा दूँ कि जैसे अगर यूज़र ऑनलाइन है, सॉरी लॉग्ड इन है, तो लॉगिन करने के बाद वो जो है वो क्या कर ले, यहाँ पर जो भी होम पेज है या जो भी उसका यूज़र प्रोफाइल है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो मैं अलहदा से पेजेस बनाकर भी जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकता हूँ। मेरे पास यहाँ ग्रीड का पेज है, ग्रीड के पेज को मैं यहाँ करवा देता हूँ। सर इसमें हमारे पास चेनिंग भी होती है ना, चेनिंग टर्नरी ऑपरेटर पे हमारे पास चेनिंग भी होती है ना। कैसे मतलब? जैसे हमारे पास ये तो इफ एल्स पे वर्क कर रहा है ना, अभी ये वाला था जो, जी तो हमारे पास इफ एल्स इफ और फिर एल्स इस तरह की
नहीं टर्नरी ऑपरेटर में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, पता नहीं, मैंने किसी जगह पढ़ती हुई थी तो उसमें चेनिंग भी थी या शायद आप क्लियर कर लें, मुझे भी क्लियर आप नहीं क्या है, कर मैं सकते हो, चेनिंग आप इसके कर अंदर लूँगा। नेस्टेड जो है ना वो इस तरह टर्नरी ऑपरेटर बना सकते हो, यानी इसके नीचे एक और जो है ना वो टर्नरी ऑपरेटर बना लो, कुछ के सेमी कॉलन लगा के, सेमी कॉलन नहीं सॉरी कॉलन लगा के। लेकिन इस तरह ये वाली यहाँ पर जो है ना इफ एल्स वाली, मतलब यहाँ पर इफ है और यहाँ पर एल्स है, वो आप उस तरीके से नहीं कर सकते। अच्छा, इसी के अंदर आप सिर्फ एफ पे मतलब कंडीशंस को, एफ एल्स पे वर्क करती है, जी मतलब एफ एल्स पे वर्क करती है ना। हाँ वो चीज़ तो हमारे पास इफ एल्स में आ जाती है ना, फिर लेकिन अगर यहाँ आप वो ले काम करना चाहते हैं ना इफ एल्स इफ वाला, तो वो उसके नीचे आप यहाँ पर रुको जरा मैं ट्रू की कंडीशन लिख दूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और एक कॉलन लगाया और इसके नीचे अगेन ये आपने ये कंडीशन लिखी इस लॉग्ड इन वाली, और वहाँ पर आप कोई और कंडीशन जो है ना वो चेक करके इसके आगे ट्रू जो है ना उस तरीके से कर सकते हो, वो काम हो सकता है। लेकिन इसका वो फिर फ़ायदा नहीं है, नेस्टेड जो है ना वो टर्नरीज आप बनाओगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा हार्ड टू रीड हो जाएगा, और अगर आपके पास 2 से 3 या इससे ज़्यादा मतलब कंडीशंस है तो बेटर यही है आप इफ एल्स ब्लॉक्स लिखवा लो। मतलब मैं ये सोच रहा था ना कि नाम इसका ट्राई रखा हुआ है ना, ट्राई का मतलब होता है 3 या उससे अबाउ, तो उस चीज़ पे सोच रहा था, फिर बाइनरी रख लेते हैं, ये 2 कंडीशन पे अगर वर्क करता है तो ट्राई क्यों रखा है? बाइनरी वाला भी है हमारे पास, एंड ऑपरेटर के थ्रू भी होता है ये, वो भी अभी हम देखेंगे। मतलब ये 2 कंडीशन पे वर्क कर रहे हैं ना, इसमें से बोल रहा था। हाँ जी तो ये 3 पे शायद मेरे यहाँ इसमें चेनिंग वगैरह होगी कोई ना कोई, टर्नरी का भी नाम है कि क्यों 3 भी होंगे और उससे अबाउ भी होंगे, शायद तब नाम दिया हुआ है, शायद मैं गलत हो रहा हूँ। चलें सही है, फिर भी मैं सर्च करता हूँ ना इसके ऊपर में। आप क्या कह रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो? मैं बोलता हूँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं ट्राई के ऊपर मतलब मैं खुद भी सर्च कर लूँगा ना, मुझे भी खुद मतलब इतना क्लियर नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है, तो टर्नरी वाले, सर्च कर लूँगा फिर आप। जी हाँ, मतलब इसके ऊपर चेनिंग होती है या वो डिफेंस के थ्रू उस होता है, चेनिंग नहीं उतना, आप चेनिंग तो अगर कुछ शायद नहीं में। कह सकते उसको, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया ना वो उससे आप कर सकते हो, लेकिन फिर वो करने का फ़ायदा नहीं है ना। टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करने का मकसद ये है कि आपके पास शॉर्ट हैंड इफ एल्स आ जाता है, मतलब इफ एल्स की जगह आप ये यूज़ कर लो, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा कंडीशंस लगानी है तो सही, फिर इफ एल्स इफ की आपके पास कंडीशंस अवेलेबल हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन लगानी है फिर एफ का यूज़ करूँ या स्विच का यूज़ करूँ? ना आपने सही, सही। देखें हर चीज़ का तो अपना एक मकसद है ना यूज़ करने का। अब इसका मकसद ये है कि हमारे पास अगर 2 ही कंडीशंस हैं उसमें से हमने कोई एक सिलेक्ट करनी है, तो इतना बड़ा इफ एल्स लगाने की बजाय हम यहाँ पर शॉर्ट हैंड उसका टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे पास ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन हमारे पास कंडीशन ज़्यादा हैं तो इसके अंदर बजाय कि इसके कि आप इसके अंदर चेनिंग करते रहें, आप इफ एल्स इफ की कंडीशन लगा ले, वो वहाँ पर ज़्यादा बेटर सूटेड होगा। ठीक है, समझ आ सही, गई? सही है। जी। अच्छा ये तो हो गया हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, जिसके अंदर हम लोग इस तरीके से जो है वो इफ एल्स देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और होता है लॉजिकल एंड वाला। अब वो हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास यहाँ पर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो वो जो सेकंड वाली जो हमने पार्ट लिखा होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका मैं अब एक डेमो आपको करवा के बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ काउंट का, थोड़ी सी एग्जांपल चेंज करते हैं, सॉरी कॉन्स्ट काउंट, और
इसको हम कर देते हैं 0। अब अगर मैं अपने इसके अंदर आऊं और यहाँ पर लिख दूं अगर काउंट 0 से बड़ा है, अगर ये चीज़ मतलब ट्रू हो जाए, ये वाली जो है हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, तो क्या हो जाए, अगर ये ट्रू हो जाएगी तो सेकंड वाली ऑटोमेटिकली जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पी टैग के अंदर क्या लिख लेता हूँ, योर काउंट इज, यहाँ पर अगेन काउंट जो है ना वो पास कर लें। अभी तो हमारे पास चूंकि काउंट 0 है, अगर मैं इसको 0 से बड़ा कर लूँ तो यहाँ पर हमारे पास आ गया योर काउंट इज 0। अब देखो, अब फिर अब यहाँ पर जो है ना, फिर अब इस चीज़ का हमारे पास क्या मकसद है कि जब हमारे पास एक ही कंडीशन है, हमने एल्स में जाना ही नहीं है, हमें वो चीज़ सिर्फ तब डिस्प्ले करवानी है जब एक आधा हमारे पास स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू हो जाए। यानी हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास काउंट इज़ ग्रेटर देन 0, इसका हम ना एक और एग्जांपल अच्छी है जो मैंने नोट्स में भी शायद लिखी है, वो मैसेजेस वाली है कि हमारे पास अगर मैसेजेस जो हैं वो 0 से ज़्यादा हैं तो वो तब सिर्फ मैसेज का नोटिफिकेशन डिस्प्ले करे ना। अगर ज़ीरो ज़ीरो है हमारे पास नोटिफिकेशन, तो वो तो डिस्प्ले ही नहीं करेगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है हमें बताने की। हमारे पास यहाँ पर एक ही कंडीशन है, ठीक है, तो हम लोगों ने दो कंडीशंस नहीं यहाँ पे चेक करने की, इफ़ है या एल्स है। तो उसके लिए फिर अब हम लोग लॉजिकल एंड यूज़ करें, यानी अगर ये चीज़ ट्रू हो गई तो ये चीज़ डिस्प्ले कर दो, वरना इसको डिस्प्ले करने का कोई मकसद नहीं है। जैसे कि मैंने मैसेजेस वाली नोटिफिकेशन वाली आपको मिसाल दी कि अगर मैसेजेस की नोटिफिकेशन हमें आए हुए हैं वो तभी दिखाए, अगर नहीं आए हुए तो वो ये तो नहीं कहेगा ना कि आपके 0 नोटिफिकेशन है या आपके नोटिफिकेशन अभी कोई भी नहीं आए हुए। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए जो है ना वो इसको यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ का जो है ना वो अपना अपना एक मकसद होता है। यहाँ पर इसको मकसद करने का ये है कि हमारे पास दो ही कंडीशंस हैं, या इफ़ है या एल्स है, तो तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एल्स इफ हम लोग तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास दो या तीन से ज़्यादा कंडीशंस हो जाएंगी। तो ये नहीं है कि अगर आप लोग यहाँ पर टाइम बचा के या थोड़ा स्पेस बचा के यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर्स को नेस्टेड कर दो तो उसका भी फ़ायदा नहीं है यूज़ करने का। वहाँ पर बेस्ट सूटेड जो भी चीज़ होगी आप लोगों ने वहाँ पर वही यूज़ करनी है। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन हमने स्टेटमेंट हमने चेक करनी है, तो यहाँ पर हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का जो है वो यूज़ कर लिया है। इसको खैर मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट। और अब नेक्स्ट चीज़ के ऊपर हम आते हैं, वो होती है फॉर्म्स रिएक्ट के अंदर। यूज़र इनपुट खैर हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन अब हम लोग फॉर्म का भी थोड़ा सा फॉर्म के थ्रू इसको देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना वो यूज स्टेट और मैनुअली लिखना पड़ेगा। यूज स्टेट जो है ना वो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट के अंदर से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब फॉर्म्स के अंदर कंट्रोल्ड जो है वो कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करेंगे। वैसे तो HTML के अंदर फॉर्म की जो अपनी स्टेट होती है वो वहीं पर हैंडल हो जाती है, लेकिन रिएक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स से क्या मतलब है, जिसकी वैल्यू जो है ना, फॉर्म के ऐसे एलिमेंट्स जिसकी वैल्यू हम स्टेट के थ्रू जो है ना वो हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो उनको हम कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक दो यहाँ पर इनपुट्स के लिए हम लोग बना लेते हैं अपने स्टेट्स। एक नेम हो गया हमारे पास और एक हो गया उसका सेटर फंक्शन सेट नेम यूज स्टेट। और इसके अंदर हम लोग कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर लेंगे। इसी को नीचे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेट ईमेल, और यहाँ पर जो है वो मैं ईमेल की स्टेट जो है ना वो बना लेता हूँ। अब ये दो हम लोगों ने यहाँ पर बना ली, स्टेट्स डिक्लेयर कर ली और इनके सेटर फंक्शंस भी बना लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ हैंडल सबमिट का, कि जैसे ही हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर जो भी हम लॉजिक लिखे हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। अब फॉर्म्स की जब हम लोगों ने बात की थी HTML के अंदर, तो उसके अंदर हमने देखा था कि वो वहाँ पर इवेंट बबलिंग होती है। इवेंट बबलिंग से क्या मतलब कि जब जैसे ही वो अपने चाइल्ड कंपोनेंट पे पहुँचता है देन वो बैक होता जाता है और अपने पेरेंट कंपोनेंट के ऊपर भी जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर अच्छा नहीं सॉरी, वो तो इवेंट बबलिंग का स्टॉप प्रोपगेशन था। यहाँ पर फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्म्स की हमारे पास क्या होती है, एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है हर ब्राउज़र के अंदर। यानी जब हम लोग उसमें सबमिट का बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर रीलोड जो है ना हमारे पास पूरा पेज रीलोड हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या था, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का फंक्शन था।
जो कि हमारे पास फॉर्म के थ्रू आता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर एक इवेंट पास कर देना है जिसके अंदर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ चीज़ें आ जाती हैं, और इन्हीं चीज़ों के अंदर हमारे पास इवेंट के जो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का। उससे क्या होता है कि ब्राउज़र का जितना भी फॉर्म से रिलेटेड डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो जो है ना वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, यानी उसको वो प्रिवेंट कर देता है, वो एग्जीक्यूट होने से रुक जाता है। तो सबमिट जैसे ही हम करेंगे तो वहाँ पर हमने क्या करना है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर देना है और यहाँ पर अलर्ट कर देना है, या आप यहाँ पर डिव भी रिटर्न कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ एक डिव, और उस डिव के अंदर हम लोग हम्म, उस डिव के अंदर हम लोग अपना सबसे पहले एक h2 लगाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं नेम, और एक और h2 लगाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं ईमेल। ये चीज़ हम टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर लिख रहे हैं और यहाँ पर नेम और ईमेल हम लोगों ने डिस्प्ले जो है वो करवा दी डिव के अंदर। अब अगर हम लोग यहाँ पर इस रिटर्न की स्टेटमेंट के अंदर आए और यहाँ पर एक फॉर्म का एलिमेंट बनाए फॉर्म, और इसका जो ऑन सबमिट का फंक्शन है फॉर्म का अपना, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे हैंडल सबमिट, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर बनाया। यानी जैसे हम सबमिट पे क्लिक करें तो वो क्या करे, सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट कर दे और रिटर्न कर दे हमारे पास ये वाली डिव। यहाँ पर हैंडल सबमिट हमने लगा दिया। नेक्स्ट हम एक डिव बनाते हैं जिसके अंदर एक लेबल होगा और उस लेबल का अच्छा यहाँ पर ना अब आपने एक और चीज़ नोटिस करनी है कि लेबल हम लोग HTML के अंदर फॉर लगाते थे, जब नीचे हम लोग इनपुट को कोई नेम देते थे तो उस लेबल पे क्लिक करो तो वो ऑटोमेटिकली उस इनपुट के ऊपर आ जाता था। अब आपने यहाँ पर सिंपल फॉर नहीं लगाना, अब आपने यहाँ पर लगाना है HTML फॉर, और यहाँ पर फॉर का F भी बड़ा है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। खैर अभी इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं नेम और इसके नीचे लगा लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसको वैल्यू दे दूंगा नेम की। अब ये हमारे पास एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्टेट से कंट्रोल हो रही है। स्टेट से कैसे कंट्रोल हो रही है कि सेट नेम का फंक्शन जब हम चलाएंगे ऑन चेंज के ऊपर तो वो इसकी वैल्यू को कंट्रोल कर रहा होगा। तो ये हमारे पास कंट्रोल्ड कंपोनेंट बन गया ये वाला इनपुट। इसकी वैल्यू नेम दे दी। ऑन चेंज में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल एक एरो फंक्शन लगाऊंगा और यहाँ पर सेट नेम के अंदर क्या करूँगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दूंगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसको मैं अगेन यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और नीचे पेस्ट करके यहाँ पर ईमेल के लिए जो है ना वो एक बना लूँगा। टाइप रख लेंगे ईमेल और वैल्यू के अंदर ईमेल दे देंगे और यहाँ पर भी सेट ईमेल जो है वो कर दूँगा। देन मैं एक बटन बना लेता हूँ इस डिव के बाहर, सॉरी ये डिव जो है ना वो एक अलग डिव बनानी थी। यहाँ पर बटन दबाऊंगा बनाऊंगा और इसकी टाइप रख दूंगा सबमिट और यहाँ पर लिख दूंगा सेव। ये हमारे पास बन गया फॉर्म। अब अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर अपना नेम लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ ईमेल, तो नोटिस करना हमने यहाँ पर इसकी टाइप ईमेल लिखी थी, तो इसके लिए हम लोगों को ईमेल के फॉर्मेट के अंदर ही ईमेल लिखने पड़ेगी। और इसको सेव करूँगा। हमारे पास डिव रिटर्न होनी चाहिए लेकिन डिव नहीं रिटर्न हुई और एरर भी नहीं आया। अच्छा हैंडल सबमिट हम यहाँ इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो ये तो फॉर्म के एलिमेंट के ऊपर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं,
हम यहाँ सिंपल अलर्ट पहले लगा के देख लेते हैं डाटा हमारे पास गेट हो भी रहा है कि नहीं। और इसके अंदर हम यही उठा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूं तो यहाँ पर हमारे पास नेम भी आ रहा है और ईमेल भी आ रही है, यानी ऑन सबमिट का मतलब जो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है वो चल रहा है हैंडल सबमिट। अब ये चूंकि रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने इस फॉर्म के ऊपर ये फंक्शन लगाया हुआ, तो इस वजह से जो है ना वो डिव वाला डिस्प्ले जो है ना वो यहाँ पर नहीं आ रहा। तो हमने यहाँ पर सिंपली जो है ना फिलहाल के लिए अलर्ट के थ्रू जो है ना वो अपनी डिस्प्ले जो है ना वो देख लिया कि यहाँ पर हमारा नेम भी गेट हो रहा है और ईमेल भी जो है वो गेट हो रही है और हमारा पेज भी जो है वो रीलोड नहीं हो रहा। तो फॉर्म्स रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग इस तरीके से जो है वो कुछ यूज़ करते हैं। अब इन सारों की एक कंबाइंड एग्जांपल अगर हम लोग देख लें जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आ जाएं, तो वो हमारे पास अगेन हमारा जेदी पुश्ती जो है वो टू डू लिस्ट वाली एक ऐप हम लोग यहाँ पर छोटी सी बना लेते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग ये वाले सारे कंपोनेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बल्कि दो वेरिएबल्स बना लेते हैं यहाँ पर। एक होगा हमारे पास टास्क, दूसरा होगा सेट टास्क, और यहाँ पर हम लोग जो है ना वो स्टेट्स बना लेते हैं। अब टास्क क्योंकि हमारे पास इनपुट्स होंगे तो इसलिए हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे, और यहाँ पर एक टू डूज वाली जो है वो एक एरे बना लेंगे और इसका एक सेटर फंक्शन बना लेंगे सेट टू डूज का। यूज स्टेट लगाएंगे और इसको हम लोग पास कर देंगे एक एम्प्टी एरे। नेक्स्ट हम लोग नीचे एक फंक्शन इसी के नीचे बना लेते हैं, फंक्शन ऐड टास्क, और यहाँ पर हम लोग इवेंट पास करेंगे, इवेंट का ऑब्जेक्ट। चूंकि ये एक फॉर्म के थ्रू हम लोग सबमिट करेंगे तो ई डॉट पर इवेंट डिफॉल्ट कर लेंगे यहाँ पर। बैटरी लो हो गया तो वो उसकी पावर सेविंग में चला गया, तो रिकॉर्डिंग जो है वो लैग ना करे कहीं। इफ़ की कंडीशन लगाते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, टास्क डॉट ट्रिम इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। यानी हमारे पास अगर जो इनपुट फील्ड्स हैं वो एम्प्टी नहीं है तो तब जो है ना वो ये चीज़ चला दो। तो यहाँ पर अब हम लोग सेट टू डूज का फंक्शन चलाएंगे, और हमारे पास चूँकि एरे के अंदर में भी पहले से भी कोई आइटम्स पड़े हुए हों तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्प्रेड सिंटेक्स लगा के टू डूज के जो एलिमेंट हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, और यहाँ पर उसके बाद टास्क जो है वो उस एरे के अंदर जो है वो पास कर देंगे, यानी जो भी हम लोग टास्क सेट करेंगे वो इस एरे के अंदर आ जाएगा। देन हम लोग सेट टास्क वाला जो इनपुट फील्ड होगी उसको एम्प्टी कर देंगे, यानी हमारे पास इनपुट में जो भी कुछ लिखा होगा वो खाली हो जाएगा इस एम्प्टी स्ट्रिंग के थ्रू। एल्स हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अलर्ट दे दें, प्लीज़ प्रोवाइड एन इनपुट, यानी अगर हम खाली छोड़ दें इसको तो यहाँ पर हमारे पास एल्स में ये आ जाए। देन हम लोग यहाँ पर आते हैं अपनी रिटर्न की स्टेटमेंट के अंदर। इसी फॉर्म को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ किया पेस्ट, इसके ऊपर मैं लगा लेता हूँ h2 टू डू लिस्ट। ऑन सबमिट के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर ऐड टास्क, और लेबल के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर टास्क, वैल्यू इसकी टास्क कर देंगे, और अब यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, सेट टास्क। प्लेस होल्डर भी दे देते हैं इसको, प्लीज एंटर टास्क, बल्कि प्लीज नहीं लिखते,
इंटर अ टास्क यहाँ लिखते हैं, प्लीज़ यहाँ लिखते हैं। ये वाला डिव रिमूव कर देते हैं और बटन हमारे पास वही रहेगा। यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या लिख लेते हैं, ऐड। अब ये तो हो गया हमारे पास ऐड की फंक्शनैलिटी के टास्क हम लोगों ने टू डू लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हमने करवाना है डिस्प्ले। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं चेक करूँगा, यहाँ पर मैं ना एक काम करता हूँ, अगर तो टू डूज़ की जो लेंथ है, यानी हमारे पास जो ये एरे है उसकी लेंथ हमारे पास 0 के इक्वल है, यानी इसके अंदर अभी हमने कोई आइटम जो है ना वो डाला भी नहीं है इस एरे के अंदर। तो क्या करें, यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले करवा दे नो टास्क, यानी अभी हमने टास्क डाले ही नहीं है। वरना यहाँ पर क्या कर ले, वो एक यूएल लगाते हैं हम। उस यूएल के अंदर क्या करते हैं यार, ये ऑटोमेटिक सजेशंस ही दे रहा है, तो मैं इसको पहले उठा के बाहर लेके जाता हूँ, फिर कॉपी पेस्ट करूँगा इसके अंदर। यूएल लगाई, यूएल के अंदर हम लोग सिंपल मैप का मेथड लगाएंगे अपना। टू डूज डॉट मैप, और इसके अंदर सबसे पहले तुम्हारा टास्क होगा। देन अभी हम लोग ने यहाँ पर क्योंकि इंडेक्स डिफाइन नहीं की खुद से, मतलब इसकी की डिफाइन नहीं की, तो यहाँ पर हम लोग इंडेक्स पास कर देंगे, एरो फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, एक इम्प्लिसिट रिटर्निंग करनी है। तो यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस की जगह राउंड ब्रेसेस लगाऊंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा। पैरेंथेसिस के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक एल आई लगानी है, उसको की देनी है इंडेक्स की, और यहाँ पर मैं जो है वो टास्क अपना बेसिकली डिस्प्ले कर दूंगा। अब इसी को उठा के किया कॉपी, सॉरी कट, और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। अभी आप देख सकते हो हमारे पास नो टास्क आ रहा है, और अगर मैं वैसे ही खाली ऐड के ऊपर क्लिक कर दूं तो ये क्या बोलेगा मुझे, प्लीज इंटर अ टास्क, यानी इनपुट फील्ड के अंदर कोई ना कोई चीज़ तो ऐड करो। और अभी हमारे पास नो टास्क आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ कोडिंग या लर्निंग रिएक्ट, मतलब कि एक हमारे पास ये टास्क है, आज हम लोगों ने क्या करना है, रिएक्ट लर्न करनी है। इसको ऐड अप कर दूँ तो हैंडल सबमिट नहीं हुआ हमारे पास। यहाँ पर कंसोल में आए, कंसोल में कोई एरर नहीं है, मतलब हमारे पास सिंटैक्स में कोई इशू है। अच्छा जी, टास्क हमारे पास यहाँ पर नहीं आया। टास्क को हम लोगों ने यहाँ पर पास तो किया, लेकिन यहाँ डिफाइन नहीं किया। अगेन वही मसला आ रहा है। हमारे पास यहाँ पर जो इसका सिंटैक्स है वो तो बिल्कुल ठीक है, मतलब टू डूज की लेंथ हम लोगों ने चेक की 0, और ये तो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यूएल लगाई। यूएल के अंदर हम लोगों ने अगेन जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो इसके अंदर हमने ये करली ब्रेसेस भी लगा ली, और टू डूज डॉट मैप,
टास्क पास किया, इंडेक्स पास कर दिया और li के अंदर की भी दे दी। अगर हम इसको किसी डिफ के अंदर लगा के देखें, अच्छा इसको ना अब हम डिबग करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे पास ये फंक्शनैलिटी है ना, इसके अंदर तो कोई मसला नहीं है कहीं। ओह सॉरी, मैंने जो है ना यहाँ पर ये अलहदा से टास्क पास कर दिया है। यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से करना है, क्योंकि आप लोग इस एरे के अंदर आइटम ऐड कर रहे हैं, अलहदा से आइटम नहीं ऐड कर रहे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस एरे के जो एलिमेंट्स है स्प्रेड इंडेक्स के थ्रू उनको इंडिविजुअली अलहदा से करना है। देन उसके साथ जो है ना वो ये चीज़ ऐड करनी है, ये जो टास्क हमारे पास आएगा तो तब इस एरे के अंदर जो है ना वो आइटम ऐड होगा। मैंने यहाँ पर ये छोटी सी मिस्टेक की थी कि इसको जो है ना वो बाहर करके लिखा हुआ था। अब अगर हम लोग यहाँ पर आएँ और टास्क वन ऐड करें, अब देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर टास्क वन जो है वो आ गया है। मैं टास्क टू भी लिखता जाऊँ तो वो टास्क वन टास्क टू जो है वो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं इसको रीलोड कर दूँ तो हमारे पास देन अगेन नो टास्क जो है वो आ जाएगा। तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल आप कह लो इन सारे कॉन्सेप्ट्स की। खैर ये था हमारा आज का लेक्चर। इनमें से काफ़ी सारे ऑलमोस्ट सारी बल्कि कॉन्सेप्ट्स जो है ना हम लोगों ने पहले से भी पढ़े हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ों की समझ जो है वो आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हो।